गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट डे जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कोलराश लॉ। ठीक है, तो उसी को ऊपर आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पास आया करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कोलराश लॉ बेटा क्या होता है, हमने कहा था बेटा कि जब भी लिमिटिंग मोलर एक्टिविटी हमें निकालनी हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, ठीक है, तो हम इस लॉ से निकाला करते हैं। तो ये लॉ बोलता है द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वो किसके इक्वल है, सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन के वो इक्वल होता है। मींस अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, तो वो डिसोसिएट होगा तो किस में, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में होगा। तो जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी इसकी कैटायनिक और जो एनायंस है उनकी जो लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी है उनके सम के वो इक्वल होगी। क्योंकि लैम्डा सिर्फ इसको डिनोट करने का वे फर्क है, बाकी सबसे में बेटा तो लैम्डा ए ये किसके लिए बेटा, इस कैटायन के लिए है। तो पॉजिटिव इसकी लिमिटिंग कनेक्टिविटी प्लस में लैम्डा ऑफ बी नोट यानी कि जो लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी है किसकी, एनायन की, उन दोनों के सम के ये इक्वल होगी। यानी कि सिंपल सा मीनिंग क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है, वो जो उसके कैटायन और एनायन है उनकी लिमिटिंग कनेक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। यही आपका कोलराश लॉ बोला करता है। बेटा हमने देखा था कि कल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम ग्राफ से लिमिटिंग कनेक्टिविटी निकाल सकते थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसको नहीं निकाल पा रहे थे बिकॉज जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था उसके अंदर ग्राफ कुछ इस तरह का था आपका, यानी कि वो इस एक्सिस के पैरेलल हुआ जा रहा था। मतलब यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा था कि कहीं पर वो मीट होगा। तो अगर मीट ही नहीं होगा तो वहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी को निकालना एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे लिए क्या था, मुश्किल था। लेकिन जब हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग की तो उसके केस में कुछ इस तरह का ग्राफ था, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट इसको कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी बिकॉज इट इज कंसेंट्रेशन जीरो। क्लियर। तो कोलराश लॉ की मेन एप्लीकेशन आपकी यही है कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप उसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हो। तो ये मैं आपको समझाऊंगा बेटा एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके पास आया करते हैं, एक बार समझ लोगे बेटा उसके बाद सिर्फ शफलिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके पास मोलर कनेक्टिविटी गिवन है एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस किस की, NaCl की। एक तो आपको गिवन है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसके लिए, NaCl के लिए, ठीक है। कितनी गिवन है बेटा, ये गिवन है 126.4। सेकंड आपको जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसके लिए गिवन है, HCl के लिए गिवन है एंड दैट इज वैल्यू इज 425.9। थर्ड जो आपको गिवन है वो गिवन है आपको सोडियम एसिटेट के लिए CH3COONa के लिए, कितनी गिवन है 425.9, और इसकी यूनिट हुआ करती है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर। आपको निकालनी किसके लिए, आपको निकालनी है लैम्डा CH3COOH के लिए, यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है बेटा, आपका एक वीक एसिड है, यानी कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको इसके लिए यहाँ पे क्या निकालनी है, इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको निकालनी है। तो किस तरह से आप इसको निकालोगे, मेरा सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं। अभी हमने बात की कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। इस जीरो का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जीरो, यानी कि डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। तो अभी मैंने कोलराश लॉ से क्या बोला कि जो ये ए बी है मोलर कनेक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके कैटायन और एनायन के कनेक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। यानी कि जो लैम्डा NaCl है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, लैम्डा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, उसको लिख सकता हूँ, यही कोलराश लॉ मेरा बोलता है। सिमिलरली HCl इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, लैम्डा H पॉजिटिव के लिए प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव के लिए। क्लियर। सिमिलरली इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें, लैम्डा CH3COO नेगेटिव एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्लस में लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या इन तीनों को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ, बिकॉज कोलराश लॉ आपका यही बोलता है कि जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होगी, आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन के सम के वो इक्वल होती है। इसी तरह से मैंने इसको ब्रेक किया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को CH3COH के लिए निकालनी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे निकालूंगा बेटा, यानी कि मेरे को क्या क्या चाहिए, CH3CO नेगेटिव प्लस में लैम्डा H पॉजिटिव, यही दोनों आयंस मेरे को चाहिए, और यही आयंस मैं इन सब से यहाँ से बनाऊंगा, कैसे, शफलिंग करके यहाँ पे इनकी। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आया कि कोलराश लॉ कैसे यूज़ होगा। इन तीनों को मैंने इस वे में लिख दिया।
मेरे को ये निकालना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोलाश लॉ से। अब देखो बेटा, देखिए लैम्डा CH3COH मेरे को निकालना है। तो मेरे को क्या करना है बेटा, ये 6 आयन मेरे पास हैं, मेरे को इन्हें इस तरह से शफल करना है कि उन सबको ऐड और कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या बचे, एक तो मेरे पास ये वाला आयन बचे और एक मेरे पास ये आयन बचे। क्लियर। तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा, दिस इज़ NaCl, HCl, CH3COH। अगर मैं इस इक्वेशन को मानता हूँ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। क्लियर। मैंने सेकंड को और थर्ड को प्लस कर दूँ, अगर मैं, ये वो इक्वेशन है जो आप 10th में भी यूज़ किया करते हैं बेटा मैथ्स में, सेम आपकी शफलिंग यहाँ पे होगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, ऐड कर दिया 2 और 3 को। क्लियर। तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, लैम्डा H, लैम्डा Cl, लैम्डा CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कौन कौन से की जरूरत है, एक तो इसकी ज़रूरत है और एक इसकी ज़रूरत है। तो ये वाले Cl और NaCl मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर इस इक्वेशन 1 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी कि माइनस, सॉरी फर्स्ट आएगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, आया समझ में। मैंने क्या किया, शफल किया इसको, जिस चीज़ की मेरे को जरूरत है उसको रख लिया, बाकी को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3CO नेगेटिव है, मेरे को दोनों की नीड है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो CH3CO और H मेरे को मिल गए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे Cl और Na क्या आ गया, एक्स्ट्रा में आ गया। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया और मेरे को क्या मिल गया, ये मिलेगा। तो माइनस में करूँगा तो लैम्डा Na पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन और माइनस में लैम्डा Cl की, ये डॉट ही है बेटा, सिंपल। ठीक है। तो बस अब इनको ऐड करना है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये तो मेरी है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, इनकी ये वैल्यूज़ गिवन है ना मेरे को, तो वैल्यूज़ में मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया है, यानी कि 425.9 प्लस में, आई थिंक मैंने इसकी वैल्यू गलत रखी बेटा, यहाँ पे 91 आएगा। ठीक है, प्लस में 91 और 1 को मैंने क्या किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है, तो माइनस 126.4। क्लियर। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगी चीज़। अब ये कि मेरे को इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया। दिस इज़ द राइट हैंड साइड है, या फिर को लेफ्ट मान लो। और ये साइड में क्या रहेगी मेरे पास, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ से कैंसिल करता हूँ, तो Na से Na कट गया, Cl से Cl कट गया, तो मेरे पास बचता क्या है, लैम्डा H पॉजिटिव माइनस प्लस में लैम्डा नोट ऑफ CH3CO नेगेटिव, जो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को ऐड करो बेटा, तो यहाँ पे मेरे को मिलता है 0.96 और माइनस में 126.4। क्लियर। तो इनको कैंसिल करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसके इक्वल है मेरे पास, लैम्डा ऑफ CH3COOH के। आई होप ये न्यूमेरिकल अब आपको अच्छे समझ में आया है। इससे ज़्यादा इस न्यूमेरिकल में समझने वाला कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो सिंपल आपने शफलिंग की है, यहाँ पे जो जो आयन आपको चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीट आयन इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ। ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ की आपको नीड है उसको ऐड कर दो, बाकी को सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरे को H और CH3O चाहिए था, तो मैंने उसको ऐड कर दिया और इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाती है, आंसर बन जाता है ऐसे। ठीक है। लेट अस स्टडी सेकंड न्यूमेरिकल। ऐसी सिंपल से न्यूमेरिकल इसके हमारे पास प्रेजेंट है। हमें निकालनी है लैम्डा नोट की वैल्यू किसके लिए, एक तो निकालनी है CaCl2 के लिए और दूसरी निकालनी है MgSO4 के लिए। क्लियर। उससे भी सिंपल न्यूमेरिकल है। अब मेरे को गिवन क्या है, यहाँ पे मेरे को लैम्डा नोट की वैल्यू गिवन है, किस किस के लिए, Ca2 पॉजिटिव के लिए दिस इज 119, Mg2 पॉजिटिव के लिए कितनी है 106, क्लोरीन के लिए 76.3 एंड सल्फेट आयन के लिए मेरे पास गिवन है 160। क्लियर। तो मेरे को निकालने किसके लिए, मतलब आपको यहाँ पे डिसोसिएशन भी आना चाहिए पहले कि कौन सा एन किस चीज़ के अंदर डिसोसिएट होगा। मेरे को CaCl2 के लिए निकालनी है, क्योंकि लैम्डा नोट ऑफ CaCl2 मेरे को पता है किस चीज़ में ब्रेक होगा, जाके बेटा ये ब्रेक होगा लैम्डा Ca2 पॉजिटिव के अंदर प्लस में ट्वाइस ऑफ लैम्डा Cl नेगेटिव के अंदर जाके ये ब्रेक होगा या नहीं होगा बेटा, बिकॉज मुझे पता है कि CaCl2 है, किस में ब्रेक होता है, Ca2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। तो मैंने क्या किया, अब इन दोनों आयन की मेरे को नीड पड़ेगी, वो कहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे को वैल्यू गिवन है किसकी, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Ca2 पॉजिटिव कितनी है 119, तो मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। प्लस मेरे को एक Cl की गिवन है, लेकिन Cl कितने यहाँ पे, 2 की नीड है मेरे को,
और ट्वाइस इंटू में 76.3। ठीक है, तो बस इन्हीं को आपको अब क्या करना है बेटा, प्लस करना है। तो यहाँ पे 119, ये बनेगा 6। ठीक है जी, तो इनको ऐड करके हमारे पास आएगा 271.6। यूनिट लगाना कभी मत भूलें। क्लियर। सेकंड करते हैं इसका ही, MgSO4 के लिए मेरे को निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगी बेटा, आपको डिसोसिएशन आनी चाहिए पहले तो यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, ये दोनों आयंस आपके पास बनेंगे। यानी कि आपको एक इस आयन की कनेक्टिविटी चाहिए और इस आयन की चाहिए, जो आपको गिवन होगी आई थिंक लैम्डा MgSO4। तो यहाँ पे आप इसके लिए चाहिए आपको लैम्डा ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव। क्लियर। MgSO4 की Mg पॉजिटिव गिवन कितनी है बेटा आपको यहाँ पे, ये रही, दिस इज़ 106, प्लस में सल्फेट कितनी गिवन है 160, तो ये रही, तो कितना आ गया 266, ये आपका क्या है आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं और आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। क्लियर। तो ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, इस तरह से आपको सिर्फ शफलिंग यहाँ पे आनी चाहिए कि किसको ऐड करके किसको सब्ट्रैक्ट करके मेरे को यहाँ पे न्यूमेरिकल हो पाएगा मेरा। क्लियर। तो बेटा इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्या हुआ है अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको पता लगे कि शफलिंग किस तरह से करनी है। आपके पास गिवन है मोलर कनेक्टेंस किसकी, 3 सॉल्यूशंस की आपको गिवन है। एक तो गिवन है NaOH के लिए, वो किसके इक्वल गिवन है आपको, वो गिवन है यहाँ पे 2.481 इंटू 10⁻⁻² के इक्वल गिवन है। सेकंड आपको गिवन है किसके लिए, सॉरी NaCl के लिए, वो किसके इक्वल गिवन है आपको, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.265 10⁻⁻²। थर्ड आपको जो गिवन है दिस इज़ फॉर बेरियम क्लोराइड के लिए, BaCl2 के लिए आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपको 2.8 इंटू 10⁻² गिवन है। आपको निकालनी किसके लिए है, आपको निकालनी है बेटा BaOH ट्वाइस के लिए, आपको इसकी निकालनी है। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखो बेटा, किस तरह से ब्रेक कर सकते हो इसको, आप कर सकते हो लैम्डा नोट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ OH नेगेटिव में। इसको आप लिखोगे तो लैम्डा Na पॉजिटिव, इसको लिखोगे लैम्डा Cl नेगेटिव में। इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, लैम्डा नोट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 2 हैं तो 2 लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। इस तरह से ब्रेक करके आप इसको लिख सकते हो आसानी से। क्लियर। तो आपको निकालने के इसके लिए, इसके लिए आपको निकालनी है तो आपको कौन कौन से आयन यहाँ पे रखने हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओगे उसके लिए। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक तो आएगा Ba2 पॉजिटिव आयन और 2 आएंगे OH नेगेटिव आयन। यानी कि मेरे को किस किस की, एक तो लैम्डा Ba2 पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए मेरे को लैम्डा ऑफ OH नेगेटिव की वैल्यू। इन दोनों आयंस की मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए जो मैं इनकी शफलिंग से यहाँ पे निकालने वाला हूँ। तो बेटा किस तरह से निकलेगी, अगर यहाँ पे देखें तो मेरे को कौन कौन सी इक्वेशन की ज़रूरत है। मेरे को तो Ba2 पॉजिटिव चाहिए, वो इस इक्वेशन के अंदर है, इसमें OH नहीं है। एक इसके अंदर क्या है OH, यानी कि इन दोनों को तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को OH कितना चाहिए, यहाँ पे 2 की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा इक्वेशन 1 प्लस क्या, मेरे पास 2 OH की ज़रूरत है ना मेरे को, तो मैं इनको इस इक्वेशन को ट्वाइस करके यहाँ पे ऐड करूँगा। सॉरी ये इक्वेशन थी बेटा इक्वेशन 3। ठीक है, दिस इज ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1। वही क्लियर बात आपको बेटा, मैंने क्या बोला था कि जिस इक्वेशन की आपको जरूरत है जिन आयंस की, उन इक्वेशन को आप ऐड करोगे। तो इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, दोनों को ऐड करूँगा। लेकिन मेरे पास आयंस भी कंप्लीट होने चाहिए ना, तो अगर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। एक Ba चाहिए तो मैंने Ba का ऐसे लिख लिया, OH 2 चाहिए तो मेरे को इस इक्वेशन को ट्वाइस करना पड़ेगा। अब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। तो ऐड करता हूँ मैं पास, तो लैम्डा ऑफ Ba आ गई मेरे पास प्लस लैम्डा ऑफ ट्वाइस ऑफ लैम्डा ऑफ Cl आ गई। ठीक है, प्लस में ट्वाइस ऑफ लैम्डा Na पॉजिटिव हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा नोट ऑफ OH हो गया मेरे पास। अब ध्यान से देखें तो ये Ba और ये OH, इन दोनों की तो मेरे को नीड है। ये मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो एक इक्वेशन मेरे पास पेंडिंग है, तो यहाँ पे Na भी 2 है और Cl भी 2 है। देखिए यहाँ पे 2 Na है 2 Cl है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को सेकंड को माइनस कर दूँगा। कैसे,
ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 करके, यानी कि इसका ट्वाइस करूँगा और इसमें से क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो माइनस ऑफ ट्वाइस लैम्डा NA माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा CL। तो होगा क्या इससे बेटा, ये तो ही आपकी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे भी वैल्यू इनको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया था, इस इक्वेशन को एज इट इज लिखा था, इसका ट्वाइस किया था। यहाँ पे ट्वाइस करूँगा ये आएगा मेरे पास, ठीक है। और माइनस क्या किया, इसका ट्वाइस मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आएगा दिस वन, यही आएगा मेरे पास। अब यहाँ से अपने आंसर इकट्ठे कर लो। तो NA से CL से NA से NA CL से CL, तो यहाँ पे क्या बच गया, लैम्डा ऑफ BA2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ OH नेगेटिव। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10⁻² कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से। तो 2.8 प्लस 4.962 माइनस 2.530 इंटू 10⁻²। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, मेरे पास क्या है बेटा 2 6 दिस माइनस 2.530 10⁻² आता है मेरे पास। इनको करूँगा माइनस, तो यहाँ पे 2 3 752 725, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। किसके लिए, लैम्डा ऑफ BaOH ट्वाइस के लिए। दैट्स योर आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, सिंपली डेफिनेशन रीड करते हैं इसके, फिर उसके बाद हम समझेंगे इसको क्या होता है ये। अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। मतलब क्या है बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके, चाहे तो उसका एक्वस सॉल्यूशन लें इलेक्ट्रोलाइट का या फिर उसकी मोल्टन स्टेट लें। क्लियर, मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में उसको लेते हैं और उसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और उसी डिकम्पोजिशन हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि होती कैसे है ये। तो बेटा सपोज ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेके चलेंगे पहले। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पता है बेटे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको लेना है। ये आपकी क्या लगाओगे, आप 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं इसके अंदर, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप एक ही सॉल्यूशन के अंदर दोनों रोड को डीप कर सकते हो, और ये डिफरेंस मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड को मैं क्या करूँगा, इनको मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो कौन सी होती है बेटा, एनोड, इसलिए चार्ज भी कौन सा है, पॉजिटिव है। जो नेगेटिव से अटैच होगी वो क्या होगी बेटा, कैथोड होगी, ये नेगेटिव है। अब मैंने आपको बताया था बेटा डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक में क्या था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो एनोड थी, और इसके ऊपर पॉजिटिव था वो कैथोड थी, बिकॉज एक्यूमुलेशन इलेक्ट्रॉन आपकी कहाँ पे हो रही थी, एनोड पे हो रही थी। लेकिन जब आपने क्या कर दिया, पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाहर से एक बैटरी लगा दी उसके ऊपर, उसके अंदर को सोर्स आपने दे दिया उसको इलेक्ट्रिसिटी का, जब वो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्रॉस करता था सेल के, तो वो सेल आपका किस में, गैल्वेनिक से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चेंज हो जाता था। तो उसी दौरान उसके टर्मिनल भी क्या हो जाते थे, चेंज हो जाते थे। मतलब नेगेटिव की जगह क्या आ जाता था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ से आप पहचान सकते हो कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, चाहे वो सेल गैल्वेनिक है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक है। क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, और ये आपका क्या है, यहाँ पे एक आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे जिसे आपको डिसोसिएट करना है। अब मोल्टन का और एक्वा सोल्यूशन का क्या फ़र्क है, पहले तो ये समझ ले बेटा। एक्वा सोल्यूशन होता है जब आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वाटर ऐड कर दिया, दैट इज़ एक्वा सोल्यूशन। मोल्टन स्टेट मतलब उसकी जो मेल्टेड फॉर्म है इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज़ द मोल्टन स्टेट। मोल्टन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट ही होगा प्योर स्टेट में, लेकिन वो मोल्टन स्टेट में होगा, पिघला हुआ होगा वो। लेकिन एक्वस के अंदर, उसके अंदर वाटर भी ऐड हुआ होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका एक्वस में और मोल्टन में। अगर आप सपोज NaCl लेके चलते हो मोल्टन फॉर्म में, तो आपको NaCl ही होगा आपके पास, सिर्फ मोल्टन स्टेट होगी, उसकी स्टेट का चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आपने एक्वा सोल्यूशन बना दिया उसका, तो NaCl में क्या होगा बेटा, उसके सोल्यूशन में वाटर भी ऐड हुआ होगा, दैट इज़ अ एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म क्या है इसका, कि इलेक्ट्रोलाइट होता कैसे है, इसका बेसिक क्या है। बेसिक बेटा सिंपल सा है, पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद 2-3 हम एग्जाम्पल्स को लेकर इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से। तो होता है क्या है बेटा, कि सपोज हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AB, ठीक है।
किसी भी फॉर्म में ले लिया, सपोज हमने इसको लिया इसकी मेल्टेड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में उसको ले लिया, ठीक है। तो पहले तो आपको सिर्फ क्या बताऊंगा, सिंपल चीज़ बताऊंगा कि यहाँ से ये डिसोसिएट किसके अंदर होगा बेटे, ये होगा इसके आयन के अंदर डिसोसिएट, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में। आपके पास कोई भी क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आपने लिया चाहे इसको मोल्टन स्टेट में लो चाहे एक्वा सॉल्यूशन में लो, ये क्या देगा बेटा हमें, ये हमें कैटायंस और एनायंस देगा। दिस इज कैटायन, दिस इज एनायंस, क्लियर। अब यहाँ पे कैटायंस भी पड़े हैं और यहाँ पे एनायंस भी पड़े हैं इसको, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा तो उस केस में क्या होगा, जो आपका कैटायन है, कैटायन वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो एनायन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से बात करता हूँ तो दिस इज एनायन, ये कहाँ जाएगा बेटा, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और जो एक कैटायन है वो कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, बिकॉज इनके ऊपर क्या है, अपोजिट चार्ज है। अब वहाँ पे जाके क्या करेंगे बेटा, जो ये चार्ज हैं अपने, जो आपके कैटायंस और अनायंस हैं, ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उनके अपने चार्ज को वो लॉस करेंगे। अब लॉस कैसे करेंगे, जैसे आपका क्या आया है, एक एनायन है, एनायन आपका आया है, एनायन कहाँ पे आएगा बेटा, एनोड पे। तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब जो ये एनायन है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या जाएगा बेटा, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली जो कैथोड पे जाएगा, अब कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन, मतलब वहाँ पे चार्ज भी कौन सा गया, इसलिए पॉजिटिव गया है। अब वह कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहाँ पे गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल स्पेसिस में, ठीक है जी। तो यही आपको क्या मिलते हैं, तो ये जो आपको है ये प्रोडक्ट किस में मिलेगा, एनोड पे, और ये क्या मिलेगा, कैथोड पे। और इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बोलते हैं। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है बेटा, कुछ ज़्यादा मोटा काम नहीं है इसके अंदर। और इसको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी चेंज भी बोल देते हैं इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दोबारा समझे, होता क्या है, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो उसका कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा, आयंस में ब्रेक होगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उसके सोल्यूशन में से, तो जो पॉजिटिव थिंग है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, यानी कि जो कैटायन है वो किसकी तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा, और एनायन किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ जाएगी। अब ये दोनों स्पेसिस क्या करेंगे, न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद। तो ये न्यूट्रल होंगे कैसे, कि जो एनोड पे जाएगा उसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किसमें, न्यूट्रल स्पेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कैथोड पे क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वहाँ पे वो उसके न्यूट्रल स्पेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, जो मेरे पास स्टेट मिली है मेरे को, क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि ये आपको प्रोडक्ट कहाँ पे मिला, एनोड पे, ये कहाँ पे मिला आपको, कैथोड पे मिला, क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस हुआ करता है बेटा, कि जब भी आप मोल्टन स्टेट लोगे, क्या लोगे, मोल्टन स्टेट, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जब भी आप मोल्टन स्टेट लोगे, मोल्टन सपोज NaCl था, तो यहाँ से आपको क्या मिला, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है जी। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ना इलेक्ट्रोलिसिस के, वो भी क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे, यानी कि ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी। यही कुछ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वही क्या मिलेगा आपको, प्योर फॉर्म में, कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको सिर्फ वही मिलेगा। लेकिन अगर आप यही NaCl का क्या लेके चलोगे, एक्वस सोल्यूशन लेके चलते हो, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपका चेंज हो जाता है। या तो वहाँ तो आपको NaCl2 मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। जैसे कि NaCl का मैंने क्या लिया, मोल्टन स्टेट में लिया, तो मेरे को Na सोडियम मेटल मिली, ठीक है, कहाँ पे, कैथोड के ऊपर, और एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस मेरे को मिली है। लेकिन मैं जब NaCl का एक्वस सोल्यूशन लेके चलूँगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वाटर भी आ जाएगा आपका, ठीक है, वाटर भी आएगा। तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो क्या मिलेगा, आपको H2 और O2 गैस मिलेगी, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है कि मोल्टन में जो आपने लिया है वही आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जब एक्वा सोल्यूशन की बात करोगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या करता है, वेरी करता है। और किस तरह से करता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सिर्फ 2 ही एग्जांपल मैं आपके लेके चलूँगा, बाकी सारे एग्जांपल आप अपनी बुक से अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो 2 एग्जांपल लेके चलूँगा, एक तो मैं NaCl किसके अंदर, मोल्टन स्टेट के अंदर, और एक NaCl एक्वा सोल्यूशन के अंदर। तो टेक एन एग्जाम्पल बेटा, तो मेरे पास NaCl है, एक इलेक्ट्रोलाइट, जब ये ब्रेक होगा तो किसके अंदर ब्रेक होगा, इसके कैटायन बनेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है जी। अब Na पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और नेगेटिव कौन सा होता है बेटा मेरे पास, कैथोड की तरफ, यानी कि इसको जाना है कैथोड की तरफ, और इसको किसकी तरफ जाना है, एनोड की तरफ। तो कैथोड पे जो जाएगा वो कौन होगा, Na पॉजिटिव होगा, ठीक है।
Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, रिडक्शन होगी कैथोड पे, क्या होती है रिडक्शन, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na के अंदर। सिमिलरली एनोड पे जो जाएगा, एनोड पे वो कौन जाएगा, क्लोरीन। तो क्या करेगा वहाँ पे, उसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा वहाँ पे, कुछ इस तरह से जाएगा। तो बेटा इस चेंज को बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। जो फर्स्ट टाइम पे प्रोडक्ट मिला ना, दोनों क्या है आपके प्राइमरी चेंज है, प्राइमरी चेंज। लेकिन अगर प्राइमरी चेंज, जो प्राइमरी प्रोडक्ट आपको मिला है वो स्टेबल ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंडरी चेंज हुआ करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन आपको मिला, अब ये क्या है, क्लोरीन सिंगल तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, दो क्लोरीन वहाँ पे इकट्ठे होकर क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे। दिस इज सेकेंडरी चेंज, इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी प्रोडक्ट बोल देंगे। तो ये सिंपल चीज़ है कि जो फर्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट मिला दैट इज़ प्राइमरी चेंज। अगर प्राइमरी चेंज जैसे कि यहाँ पे है, ये स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी चेंज होगा, तो आपको क्या मिलेगी, स्टेबल फॉर्म वहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि कैथोड पे आपको क्या मिला, सोडियम मेटल मिली है, कैथोड पे आपको Na मेटल मिली है, और एनोड पे आपको क्या मिला है, क्लोरीन गैस मिली है। क्लियर, ये आपका डिफरेंस था। लेकिन एग्जाम्पल एक और लेके चलते हैं बेटा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे अच्छे वाला, कि जैसे कि मेरे पास क्या है चलो इसी एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। अब मैंने सेकंड एग्जाम्पल किसका लिया, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का, किसका, एक्वस का। तो किसके अंदर ब्रेक होगा, ये Na पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। और जो वाटर है, वाटर वो भी किसके अंदर ब्रेक हुआ मिलेगा मेरा बेटा, वो मेरे को मिलेगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव के अंदर, वो भी तो ब्रेक होगा ना। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे किसकी, कैथोड की, अगर हम बात करते हैं किसकी, कैथोड की, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अब यहाँ पे कैथोड की तरफ जाने वाले कौन से है, कैथोड इज एन एक्टिव टर्मिनल, तो दो आयंस वहाँ पे मूव कर सकते हैं, एक तो Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों आयन उसकी तरफ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पे रिडक्शन किसकी होगी, ये हमको पता लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोलती है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसी की क्या होगी, रिडक्शन, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा, तो जो सोडियम है वो आपको क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा H के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इस H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास ज़्यादा है, बिकॉज H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करता हूँ, Na के, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस में 2.71। तो इसके कंपैरिजन में जीरो क्या है बेटा, लार्जर नंबर है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, इस H पॉजिटिव का। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, कैथोड पे इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या लिख दे, क्या बनाएगा, H बनाएगा। और यहाँ पे प्राइमरी चेंज है, दिस इज़ नॉट स्टेबल, तो यहाँ पे दो हमारे पास क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, क्या बनाएंगे, H2 गैस। या इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि दो H पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या मिल गई आपकी, H2 गैस आपको मिल गई। कहाँ पे मिल गई, कैथोड पे आपको ये मिल गई है। क्लियर। अब सेकंड बात करते हैं कि एनोड पे क्या होगा। अब एनोड पे जाने वाली भी कितनी चीज़ें होगी बेटा, दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो ये क्लोरीन नेगेटिव, एक है OH नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव OH नेगेटिव आयन। अब इन दोनों में से बेटा कौन जाएगा कैथोड एनोड पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन और OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, उसी की क्या होगी मेरे पास रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका कम है, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किसके मुकाबले में, OH के मुकाबले में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो क्लोरीन है उसकी क्या होगी बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और वो क्या करेगी, क्लोरीन गैस में जम जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, कैथोड पे आपको क्या मिलती है बेटा, कैथोड पे आपको मिलती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे आपको क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। और सॉरी बेटा लास्ट मैंने गलती से हो गया मेरे से, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन गैस आएगी। तो लास्ट बताया था मैंने, NaCl का सॉल्यूशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट चेंज जो मेरे को आपको दिखाना था, मेजर करवाना था कि बेटा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो आप अपनी बुक से ट्राई कर सकते हो। अब इस रिएक्शन को करने के आपके पास बेटा दो तरीके थे, ठीक है, कि NaCl और वाटर। अब यहाँ पे जो वाटर है ना, आप इसको दो तरीके से मेजर कर सकते हो, एक तो ये तरीका आपके पास करने का, लेकिन ये केस आपके पास क्या है, ठीक है, एक ये केस है।
अब इस रिएक्शन को आप यहाँ पे दो वे में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे वाटर है बेटा, अब वाटर के आपके पास दो केस हुआ करते हैं, ठीक है। दो केस होते हैं वाटर के कि एक बार तो वाटर आपका ऑक्सीडेशन में चला जाता है और एक बार वाटर आपका रिडक्शन में चला जाता है। इन दोनों के लिए जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिफरेंट हुआ करती है, ठीक है। कि जब आपका वाटर किस में जाएगा बेटा, आपका वाटर जाता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में जब ये जाएगा तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेगी, आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो यहाँ पे देखो बेटा 2 वाटर हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 H+ यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 1.23 वोल्ट हुआ करती है। समझो बेटे बात को, इसको थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये कि वाटर है जो आपका, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और उसकी रिडक्शन भी हो सकती है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन केस उसमें क्या होता है कि जो वाटर है आपका इस तरह से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और साथ में 4 H+ के अंदर वो चला जाएगा। जो रिडक्शन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, रिडक्शन की वैल्यू है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, रिडक्शन के केस में आपको मिलता है, आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। और साथ में आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे 2OH नेगेटिव आयन मिलते हैं, उसको आप बैलेंस कर लोगे इस तरह से, ठीक है। इसके पोटेंशियल वैल्यू आपके पास थोड़ी कम हुआ करती है, ठीक है जी। तो इस तरह की रिएक्शन है ये, अगर आप इस तरह समझ सकते हो इस तरह से कर लो, अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल वे क्या है बेटा कि जो आपने ये रिएक्शन दिखाई, यहाँ पे NaH+ था, तो यहाँ पे आप क्या दिखा सकते थे, यहाँ पे आप दिखा सकते थे कि ये रिएक्शन आपको कौन सी रिएक्शन हुई है कि वाटर है जो आपका, दिस इज़ फॉर रिडक्शन एंड दिस इज़ फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब क्या होगी, रिडक्शन होगी तो आपके पास ये वाली रिएक्शन होगी, वहाँ पर रिडक्शन केस में हमेशा ये रिएक्शन रहेगी। जब ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास क्या रहेगी, ये वैल्यू रहेगी। अब ये मत बोलना कि सर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बेटे ज़्यादा नहीं है। जब उसको देखोगे ना तो आपकी रिएक्शन में ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होगी, मतलब ये रिएक्शन आपको उल्टी गिवन होगी। तो मैंने इसको सीधा करके यहाँ पे समझाया आपको, क्लियर। तो ये आपकी रिडक्शन की वैल्यू है और ये आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, मैं थोड़ा डीपली बताता हूँ आपको रिएक्शन में हुआ क्या। कि जैसे ये रिएक्शन थी आपके पास, ये वाली फर्स्ट बात करूँ कैथोड की, कैथोड पे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस वाली रिएक्शन हुई है, तो वहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल ज़्यादा है वो इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा है, क्लियर। इस रिएक्शन के लिए पोटेंशियल क्या आपके पास ज़्यादा है, तो जो वाटर था मेरे पास वो क्या जाएगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो रिडक्शन होने से क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस प्लस साथ में 2OH नेगेटिव आयन आपको मिलेंगे, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ इस रिएक्शन के लिए, अब मेरे पास एनोड वाली के लिए, तो वहाँ पे क्लोरीन है मेरे पास और साथ में क्या है, OH नेगेटिव आयन है। तो वहाँ पे क्या रहता है बेटा, इस OH नेगेटिव आयन को मत लो, अब आप लोगे सिर्फ वाटर को, इस OH नेगेटिव को भूल जाओ अगर इस तरह से करनी है। तो क्लोरीन और वाटर, तो अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे, ये मेरे पास ऑक्सीडेशन के लिए है और क्लोरीन के लिए है। तो जो मेरे पास ज़्यादा वैल्यू है, ऑक्सीडेशन मेरे को करवानी है ना, क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक्सेप्शनल केस है, ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमको कम ज़रूरत होती है। तो जो कम वैल्यू है ना वो आपकी इस रिएक्शन के लिए है, इसमें ऑक्सीजन बनेगी, यानी कि ऑक्सीडेशन आपके पास ये वाली होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, कोई किसकी, क्लोरीन की, जबकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा है। क्यों हुई, उसके दो रीज़न है आपके पास, रिएक्शन आपके पास यही होगी। उसका रीज़न क्या है बेटा, रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन है वो क्या होती है कि जो ऑक्सीजन आपके पास बनेगी वो मुश्किल वे में बना करती है। अगर मैं चाहूँ तो आपको रिएक्शन दोबारा से करके दिखाता हूँ बेटा। अभी जैसे कैथोड की बात करूँगा, कैथोड पे कौन कौन जाएगा बेटा, मैं सेक्शन को दोबारा कर रहा हूँ। एक Na+ जाएगा और एक साथ में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। इसके लिए पोटेंशियल है, इसके लिए पोटेंशियल, जिसका ज़्यादा होगा वही रिएक्शन होगी आपके पास। तो इसके लिए पोटेंशियल वैल्यू आपके पास कितनी है, -0.83 है, ठीक है। इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, और ज़्यादा नेगेटिव रहेगी, यानी कि वैल्यू ज़्यादा किसकी रहेगी, इसकी। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा मेरा, रिडक्शन में जाएगा और क्या मिलेगा मेरे को, वाटर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, साथ में 2OH नेगेटिव आयन मेरे को मिलते हैं। तो ये आपका कैथोड प्रोडक्ट है। एनोड पे क्या होगा, अब एनोड पे क्लोरीन भी है और वाटर भी है, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसके लिए कम है, वाटर वाली के लिए, लेकिन होगा फिर भी क्या, होगा फिर भी क्या, अब दो रिएक्शन यहाँ पे हो सकती हैं। तो हाइड्रोजन है, इसकी क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलेगी, 4 H+ मिलेंगे, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये मिलेगा आपको। अगर क्लोरीन की होती है तो 2Cl नेगेटिव क्या जाएंगे बेटा,
क्लोरीन गैस में चले जाएंगे और साथ में क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब बेटा अगर रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पे ये रिएक्शन आपकी होनी चाहिए, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आपके पास कम है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 1.23 वोल्ट, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 1.36 वोल्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी प्रेफर होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिएक्शन प्रेफर नहीं होती है। प्रेफर आपकी ये रिएक्शन होती है। क्यों होती है? बिकॉज जो ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस है वो क्या है, एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। क्या है? डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। सेकंड थिंग, ठीक है जी, यही आपका क्या है मेन रीजन है। सेकंड, इनके बीच में वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। क्लियर? और दूसरा यानी कि 2 रीज़न आपके पास रहेंगे कि जो एफिनिटी है इस ऑक्सीजन के बनने की वो क्या है, ज़्यादा है। इसका बनना, ऑक्सीजन का बनना यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर? और सेकंड थिंग क्या है, जो क्लोरीन है आपकी, ठीक है, मतलब फर्स्ट रीज़न क्या आपके पास कि इसका बनना क्या है, मुश्किल होता है। दूसरा, इसीलिए हमारे पास क्या बनती है, क्लोरीन बना करती है। दूसरा, इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल उसके बीच में वैल्यू में भी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो ये आपके पास क्या है, मेनली रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में मेनली हुआ क्या करता है बेटा, यहाँ पे जो कंसनट्रेशन थी ना NaCl की वो भी ज़्यादा थी। मेन रीज़न जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के बनने की प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो कंसनट्रेशन है NaCl की यानी कि Cl एक्टिव आयन की भी ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास क्या बनता है, क्लोरीन गैस हमारे पास यहाँ पे बना करती है। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा केस था। तो फर्स्ट केस पहले आप स्टडी करें, उसके ऊपर बेस एग्जांपल करें, उसके बाद ये केस करिए, क्योंकि ये केस क्या आपका एक एक्सेप्शनल केस है। कौन सा केस है? एक्सेप्शनल केस है। ठीक है जी, ये आपकी आई थिंक NCERT में भी गिवन होगा आपको। तो फर्स्टली आपके पास प्रदीप्स होगी, तो वहाँ से 2-4 केस स्टडी करना ताकि आपको इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा। कल हम करेंगे फैराडेज लॉ और उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल एंड आफ्टर दैट बैटरीज। टिल देन कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट। थैंक यू। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, ये आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। मतलब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो क्वालिटी के बारे में बताए, और क्वांटिटी जो क्वांटिटी के बारे में बताएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है किस पे, एनोड पे या कैथोड पे, उसका क्वांटिटी कितनी होगी वो हमें क्या बताएगा, ये लॉज बताएंगे। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसको बोला करते हैं। तो फर्स्ट लॉ फैराडे का है बेटा, वो क्या बोलता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एंड एनी इलेक्ट्रोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने पास की है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है किसके अंदर से, उस इलेक्ट्रोड के अंदर से। मतलब हमने पता देखा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था, हमने उसके अंदर से करंट पास किया, चार्ज हमने वहाँ पे पास किया। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा था, कुछ एनोड पे और कुछ कैथोड पे। ठीक है, तो फैराडे बोलता है, फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जो वो मास है सब्सटेंस का जो आपका डिपॉजिट हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो किसके इक्वल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज आप कितना पास कर रहे हो उस इलेक्ट्रोलाइट में से, उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि W ग्राम ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है वहाँ पे, डिपॉजिट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यानी कितना चार्ज आपने वहाँ पे पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज़ अ वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कितना सब्सटेंस वहाँ पे डिपॉजिट हुआ, दिस इज द चार्ज पास्ट। ठीक है, तो कितना वेट वहाँ पे डिपॉजिट हुआ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कितना चार्ज आपने वहाँ से पास किया उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक साइन लगाते हैं बेटा। ठीक है, तो होगा आपके पास जेड, और यानी कि ये क्या बन जाएगा, जेड क्यू के इक्वल बन जाएगा। और जेड मेरे पास क्या है, इस इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इसको बोला करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपका सिंपल सा है कि मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ गोइंग टू डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि W ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर डिपॉजिट हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्यू के, कितना चार्ज आपने वहाँ से पास किया। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट इज जेड, और जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसकी डेफिनेशन देनी है तो बड़ा सिंपल सा वे जो हम जैसे दिया करते हैं बेटा कि सपोज, और क्या हमारे पास क्या होती है पहले बेटा, क्या होता है I इंटू में T, यही हुआ करता है कि कितना करंट आपने पास किया कितने टाइम के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन आपने पास किया वहाँ पे कितने टाइम के लिए, दैट इज़ Q। ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू, अगर Z की वैल्यू आपको डिफाइन करें तो वो क्या होगी बेटा, अगर आप इस Q को क्या कर दो, 1 कर दो, यानी कि 1 कूलम चार्ज मैंने अगर पास किया, क्या किया,
क्यू की वैल्यू 1 कर दिया, कितनी 1 कूलम, कि अगर मैंने क्यू कूलम चार्ज यहाँ पे पास कर दिया तो डब्ल्यू और जेड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की कि इट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, यानी कि ये क्या है, इस डब्ल्यू के इक्वल हुआ ना, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट अ इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम क्या बोल देंगे, जेड की वैल्यू। यानी कि जब क्यू की वैल्यू 1 होगी तो इक्वल किसको जाएगी, जेड के इक्वल होगी ना, जेड किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल हो गया यहाँ पे। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जेड क्या है, जेड एक मास डिपॉजिट है, डब्ल्यू इज़ द मास डिपॉजिट है, यानी कि मास डिपॉजिट है कब, जब आपने 1 कूलम चार्ज वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट में से पास किया, तो दैट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। अब आता है सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ में बेटा क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बोलता है कि जब आपने 2 सेल्स को सीरीज में अटैच कर दिया, ठीक है, 2 सेल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड होंगे दोनों के अंदर, तो जो वहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ना इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं बेटा क्या कहना चाह रही है कि सपोज मेरे पास 2 सेल हैं, एक ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस में आता है बेटा, जैसे 2 इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए, एक इसके अंदर एक इसके अंदर और 2 ही इसके अंदर है। इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो क्या बन गया आपके पास, एनोड बनेगा, और जो नेगेटिव वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अब सीरीज में है, ये एनोड है तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कैथोड हो जाएगी, ये कैथोड है तो ये क्या हो जाएगी, एनोड हो जाएगी, आपकी सीरीज में कनेक्ट होगी। इनके अंदर डाल दिया मैंने सोल्यूशन। ठीक है, अब ये AgNO3 सोल्यूशन है, क्या है, AgNO3 सोल्यूशन है, और ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो बेटा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको चीज़ नहीं पढ़ाई, इसमें होता क्या है, हमने ये वहाँ पे पढ़ी है, कहाँ पे, आइसोलेशन वाले चैप्टर में, वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस से ही रिलेटेड है कि जब हम पास करेंगे बेटा, आप इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको बताई है क्या होती है, वहाँ से करके देखना कि आपने AgNO3 का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, और प्लेटिनम की आपने इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, सिर्फ AgNO3 का सोल्यूशन है ना, तो वहाँ पे Ag ही आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, या सॉरी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो आपकी Ag की ही रहेंगी, किसकी रहेंगी, Ag की। तो होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोडाइट लेते हो और उसी मेटल की आपने क्या ले ली, इलेक्ट्रोड ले ली, तो आपको क्या मिलेगा, Ag ही मिलेगा। यह आपने पढ़ा है आइसोलेशन में, जब आप रिफाइनिंग करते हो कि यहाँ पे 97% वाला एक इम्प्योरिटी की इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, सपोज चांदी की इलेक्ट्रोड है Ag की, 97% इम्प्योरिटी है, आपको उसे प्योर करना था, आप क्या कर देते थे बेटा, उसकी एक एनोड बनाते थे, जो इम्प्योर है उसकी आप एनोड बनाते थे और दूसरी क्या बनाते थे, कैथोड बनाते थे। क्लियर, तो होता क्या था, यहाँ से AgNO3 यहाँ पे जाता रहेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे आता रहेगा, यही आपकी क्या होने वाली है, प्रोसेस यहाँ पे चलने वाली है। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रोलिसिस में एग्जाम्पल करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है बेटा कि मैं आपको सिंगल एग्जाम्पल करके दिखाऊँ, वरना 2 घंटे मेरे इलेक्ट्रोलिसिस पे ही लग जाएंगे। क्लियर, तो आप उसमें से एग्जाम्पल रीड करो अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज बेसिक विद एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जब आपने 2 सेल को, एक सेल ये है एक सेल ये है, इनको मैंने डिपॉजिट किया, सॉरी कनेक्ट किया सीरीज के अंदर, तो होगा क्या, अब इस इलेक्ट्रोड पे भी वेट डिपॉजिट होगा, इस पे भी डिपॉजिट होगा, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, तो होगा क्या कि जो यहाँ पे वेट डिपॉजिट हुआ है, अब ये तो सेम तरह की है, एक बात और समझो बेटा मेरे से कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह के सेल आपको यहाँ पे लेने हैं, नहीं, आप किसी तरह का सेल भी यहाँ पे ले सकते हो जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, डिफरेंट है, और सोल्यूशन क्या है, डिफरेंट है। जैसे आपने Na का लिया था ना, कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड आपने लगा दी और NaCl का इलेक्ट्रोड आपने लिया, तो आप किसी तरह से भी ले सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है। क्लियर, तो किसी तरह के भी सेल आप ले सकते हो जिसके अंदर दोनों के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें ले सकते हो। अब रिफाइनिंग में आपने देखा था कि सेम में क्या बना था बेटा, सिर्फ कैथोड पे आपके पास क्या हो रही थी, डिपोजिशन ऑफ मेटल हो रही थी, यानी कि रिफाइंड प्योर मेटल आपकी इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही थी, यानी कि आपको एक तो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड पे और एक इस कैथोड पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो होगा क्या, लो क्या बोलता है वो समझें। लो बोलता है कि जब आप सेम क्वांटिटी, अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है बेटा
कि जब भी सीरीज में होता है आपका कनेक्शन कोई भी, तो वहाँ पे करंट क्या करता है, हमेशा सेम फॉलो करता है, सेम करंट वहाँ पे फ्लो करता है। तो ये बोलता है कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आप पास करते हो, किसमें से, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास हैं, ये अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अलग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो आपने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस वहाँ पे डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पे, उनके जो वेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहाँ पे रहने वाला है। कि जैसे कि यहाँ पे वेट ऑफ एजी है, वेट ऑफ एजी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, वो रहेगा इसके इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यही आपका क्या है, लो है। समझे मेरी बात को, ठीक है। तो किसी तरह की सेल आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर यहाँ पे चारों को, अगर सपोज Na सेल वाले सेल होते हैं मेरे पास, तो कैथोड पे भी बनता और एनोड पे भी बनता, तो आप रेशो ले लेते हैं उनका, ठीक है। यानी कि रेशो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेशो उनका सेम रहता है। यही आपका फैराडे सेकंड लॉ है, ठीक है। यानी कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है एट द इलेक्ट्रोड्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उनके इक्विवेलेंट वेट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको इस तरह से लिखते हो कि जो वेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होगा, और उसको आप कनेक्ट करोगे तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बनती है, ठीक है जी। यानी कि जो वेट ऑफ एजी है उसका रेशो वो किसके रेशो के इक्वल रहेगा, आप उसको यहाँ भी बोल सकते हो कि जो वेट का रेशो है एजी और कॉपर के, वो किसके वेट के रेशो के इक्वल रहेगा, आपका जो इक्विवेलेंट वेट है एजी का और कॉपर का, उनके वेट के वो रेशो के इक्वल रहेगा। किसी तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि जो इक्विवेलेंट, जो मेटल डिपॉजिट हुई है उनका रेशो है जो, वो किसके इक्वल रहेगा, उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशो के वो इक्वल रहेगा। इसी तरह से भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट क्या था, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। अब मैं आपको बताऊंगा दो चीज़ें जो आपके बहुत काम आने वाली है न्यूमेरिकल से आप करोगे। फर्स्ट थिंग क्या है बेटा, कि सपोज Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, एक Na पॉजिटिव के अंदर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Na ने क्या किया, 1 सेकेंड, ठीक है। एक, अब अगर आपने देखते हो बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 1.619 कूलम इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन को करता है। अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो वो कितना होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर के ऊपर चार्ज, यानी कि इसी को आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितना मिलता है, इतने कूलम मिलता है, इतने कूलम आपको मिला करता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, 1 फैराडे चार्ज। और इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी लेके चलते हैं हम, 96500 कूलम इसकी अप्रोक्स वैल्यू वहाँ पे लेके चला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिलेट करूँगा इसको कि मेरे पास क्या है, ये रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 मोल सोडियम आयन का था, उन्होंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लिया और किसके अंदर चेंज हो गया, सोडियम मेटल के अंदर वो चेंज हो गया, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या कर दिया, सोडियम आयंस को सोडियम में चेंज किया है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ पे भी कितना बना है, 1 मोल, और यहाँ पे कितने यूज़ हुए, 1 मोल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 1 मोल सब्सटेंस आपको डिपॉजिट करवाना है तो वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व हैं उतना ही क्या आपके पास है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 फैराडे चार्ज आपको वहाँ पे नीड होगी, समझे। यानी कि ये रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व होंगे उतने फैराडे ही आपको क्या चाहिए, उसके मास को डिपॉजिट करने के लिए आपको चाहिए। जैसे कि Mg है, Mg2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में चेंज होगा, Mg के अंदर। तो यहाँ पे 1 मोल कब बना, 1 मोल बना जब यहाँ पे 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आया करता है बेटा कि अगर ये रिएक्शन होने है तो यहाँ पे कितने फैराडे की एनर्जी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। जैसे एल्यूमिनियम है, 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में जाएगा, Al के अंदर। तो यहाँ पे 1 मोल ही बना, कितना बना, 1 मोल। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी चाहिए, यहाँ पे 3 फैराडे आपको एनर्जी की यहाँ पे नीड थी, ठीक है। यानी कि दोबारा समझ ले बेटा कि यहाँ पे एक एटम था, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो किस में चेंज हो गया, एक न्यूट्रल एटम के अंदर चेंज हो गया। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ने 1 सोडियम एटम को चेंज किया। तो यहाँ पे अगर 1 मोल होता तो कितने चाहिए था बेटा, 1 मोल अगर मेरे को बनाना था तो वहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो यानी कि तब जाके हमारे पास 1 मोल बनता। यानी कि 1 फैराडे किस में चेंज करेगा, इसके लिए 1 मोल में चेंज करेगा। Mg2 पॉजिटिव के लिए 1 एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी बनने के लिए,
एक आइटम बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यानी कि अगर 1 मोल बनाना है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन की 2 फैराडे की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे 3 फैराडे की आपको ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। सेकंड थिंग क्या आपके पास, सेकंड थिंग है अगर आपको जेड की वैल्यू निकालनी हो, जेड की वैल्यू अभी हमने देखा था बेटा जेड हमारा डब्ल्यू के इक्वल आया था, ठीक है। अब उसको अगर आपको रिएक्शन में चेंज करना है कि वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, हमने पढ़ा सपोज एन ए पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन लेके एन ए के अंदर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 मोल की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन थे जो उसने क्या बनाया, 1 मोल सोडियम एटम बना दिया, ठीक है। 1 मोल सोडियम एटम बना दिया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर है, 96,500 कूलम के, किसके, 1 मोल के। और 1 कूलम क्या है मेरे पास, 1 कूलम किसके इक्वल है, 1/96,500 के, यही आएगा मेरे पास। यानी कि इतने कूलम मैंने एनर्जी क्या कर दी यहाँ पे पास कर दी, और साथ में लगा देते हैं यहाँ पे एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे आएगा मैं आपको डायरेक्ट सेक्शन में बताऊँगा, क्लियर। तो यही मेरे पास किसके इक्वल आ गया बेटा, जेड के, क्योंकि मैंने यही बात बोली थी ना, ये किसके इक्वल है कि जो 1 कूलम मैंने पास कर दी। अब ये मेरे पास क्या था, 1 मोल एन ए था, 1 मोल ऑफ एन ए, इसका वेट कितना था 23 ग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 23 ग्राम में वेट यहाँ पे लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे जो वेट डिपॉजिट हुआ, 1 कूलम से कितना वेट डिपॉजिट करते हैं मैंने, यहाँ पे देखो 96,500 कूलम था तो 23 ग्राम वेट डिपॉजिट हुआ था, 1 कूलम से कितना डिपॉजिट हो गया, इतना। यानी कि दिस इज वैल्यू फॉर डब्ल्यू फॉर 1 कूलम। और ये किसके इक्वल है आपके पास, ये इक्वल है जेड के, जेड के इक्वल है ना। तो समझ में आई वैल्यू कैसे है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन करता हूँ Mg2 पोस्ट के लिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें Mg के अंदर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखूंगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना वेट मिल रहा है मेरे को, 24 ग्राम वेट मिल रहा है ना, 24 ग्राम वेट मिल रहा है। अगर यहाँ पे 2 × 96,500 है ना, तभी 24 ग्राम मिला। इतने कूलम अगर मेरे को निकालना है 1 कूलम, बिकॉज मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है जेड की, और जेड की वैल्यू कब आएगी कि 1 कूलम ने कितना वेट डिपॉजिट किया, तभी आती है। तो 2 मोल ने डिपॉजिट किया 24 ग्राम, यहाँ पे 1 मोल ने 23 ग्राम था, सोडियम की बात थी यहाँ पे, ठीक है। तो 1 कूलम ने 96,500 ने 23 ग्राम, और 1 कूलम ने 23/96,500 इंटू में एन फैक्टर। दूसरी बात, यहाँ पे 2 मोल ने 1 मोल बनाया इलेक्ट्रॉन ने, और 2 मोल ने 24 ग्राम, और तो 2 × 96,500 ने 24 ग्राम वेट डिपॉजिट किया। तो 1 कूलम कितना करेगा, 24/2 × 96,500, इतना ही करेगा, इतना ही करेगा। और ये मेरे पास क्या है, दिस इज एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बेटे, जो आप निकालते हो नॉर्मेलिटी के लिए, वैलेंसी लगा दो या चार्ज लगा दो, किसी के टाइम के ऊपर है, एसिडिटी होगी किसी बेस की, और एसिड की बेसिसिटी, उससे डिवाइड करते हो ना, दैट इज एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, इसकी चार्ज, वैलेंसी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, जेड बन गया। तो यानी कि अगर जेड मेरे को निकालना है ना, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटे, ये मेरे पास क्या है, उसका एटॉमिक मास है। फॉर्मूला बना रहा हूँ बेटा, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है फॉर्मूला ये, ठीक है। तो जेड किसके बन गया, एक उसके एटॉमिक मास के डिवाइड बाय 96,500 आपके पास एज इट इज़ रहेगा, इनटू में एन फैक्टर मेरे पास आ गया, क्या आ गया, एन फैक्टर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक मास बटे एन फैक्टर। अगर आप मोलर मास को एन से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बनता है, इक्विवेलेंट वेट बनता है, नहीं बनता है। तो इक्विवेलेंट वेट बटे में 96,500, ये 2 फॉर्मूले जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ये वो फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक था कि कितने फैराडे आपको चाहिए, उसकी रिएक्शन देखो, रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतने फैराडे आपको वहाँ पे एनर्जी की नीड होगी, ठीक है जी। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेकंड, यहाँ से वेट बन गया कि जेड जो है हमारे पास वो इक्विवेलेंट वेट बटे 96,500 के इक्वल होता है, क्लियर। तो अगर मेरे को यहाँ पे वेट डिपॉजिट निकालना है बेटा, ये तो जेड की वैल्यू आ गई। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू था ना, अब यहाँ से वेट डिपॉजिट निकाल लो, डब्ल्यू जेड की वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंट वेट बटे में 96,500। इसको सिंपली लिख दो बेटा कि यहाँ पे क्या है, जो जेड है, कि जो जेड है। अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात बेटा, क्या समझ में आ रही है आपको, तो जो बता दी, यहाँ पे जेड की वैल्यू आपने निकाली, एटॉमिक मास बटे 96,500 इंटू में एन फैक्टर। अब इसको मैं पेट करता हूँ बेटा किसके अंदर, मेरे पास सेक्शन क्या थी कि वेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू है, जेड इंटू क्यू यहाँ पे पुट करो, जेड की वैल्यू एटॉमिक मास बटे में 96,500 इंटू में एन फैक्टर। और क्यू किसके को होता है, क्या होता है, आई इंटू टी के। तो आई इंटू टी, दिस इज डब्ल्यू। तो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, यहीं से आपके पास फॉर्मूला बन जाता है बेटा। फॉर्मूला क्या बना आपके पास, यहाँ पे मास बन गया किसी भी आइटम का जो गिवन है, इंटू में कितना करंट आपने पास किया,
कितना टाइम के लिए पास किया, बटे 96,500 इंटू में एन फैक्टर ऑफ दैट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितना करंट पास करने पे कितने टाइम के लिए आपको क्या मिलेगा, कितनी मेटल आपके पास डिपॉजिट होगी। तो 3 फॉर्मूले आपके पास बन गए बेटा। फर्स्ट कि अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन बनाना है, कोई भी सब्सटेंस बनाना है, तो कितनी फैराडे वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगी उतनी एनर्जी, उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उतनी फैराडे। सेकंड, जब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है तो आप एटॉमिक वेस, एटॉमिक मास बटे 96,500 इंटू NF निकाल सकते हो किसी भी मेटल के लिए। और थर्ड, अगर आपको देख रहे हैं कितनी मेटल डिपॉजिट होगी, कितना वेट है उसका, तो आप कैसे निकाल सकते हो, मास उस एटम का, एटॉमिक मास इंटू में कितना करंट आपने पास किया, कितना टाइम के लिए किया, बटे 96,500 इंटू में उसका एन फैक्टर क्या है। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं आपके बड़े काम आने वाले बेटे यहाँ पे। तो कल हम इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। टिल देन इस टॉपिक्स को अच्छे से रीड करो, इलेक्ट्रोलाइसिस के टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लो, क्लियर। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। टिल देन रिवाइज योर वर्क। थैंक यू।